तो मैथमेटिकल बेसिक्स का हमारा आखिरी लेक्चर, फिर कल से हम लोग सिलेबस ओरिएंटेड स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा आखिरी लेक्चर है रिगार्डिंग एरिया, पैरामीटर एंड वॉल्यूम। एरिया, पैरामीटर एंड वॉल्यूम, है ना, हमारा ये लेक्चर है, एरिया, पैरामीटर एंड वॉल्यूम। अब देखो बेटा, यहां पर इससे पहले हम लोग ने मैथमेटिकल बेसिक्स में क्या क्या देखा। हमने इंडाइसेस देखे, फिर ट्रिग्नोमेट्री, जबरदस्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे, बायनोमियल थ्योरम देखे, और हाँ, सीक्वेंस एंड सीरीज, एपीजीपी हम लोग ने देखा। और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं आखिरी और सबसे आसान टॉपिक पे, एरिया, पैरामीटर एंड वॉल्यूम। आई होप सो कि ऑलरेडी बहुत सारी बातें आप ऑलरेडी पहले से जानते होंगे, 90%, मे बी 90, मोर देन 90%, एंड फॉर मेनी मे बी 50%, है ना, फॉर्मूले ऑलरेडी आपको नोन होंगे। जिससे सबसे पहले हम बात करते हैं एक रेक्टेंगल की। देखो, रेक्टेंगल तो 2 डायमेंशनल है। वैसे 2 डायमेंशनल क्या होता है? 3 डायमेंशनल क्या होता है? हाँ, आता ही नहीं तुमको। फिर 2 डायमेंशनल क्या होता है? अपनी जिंदगी कौन सी है? 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल क्या है अपनी जिंदगी? 3D, 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 और बोलो, 3D है ना अपनी जिंदगी। और कोई कुछ और अलग हटके जवाब? वैसे अपनी जिंदगी 4D है। चौथा डायमेंशन कौन सा है? वेरी गुड यार, एक्सट्रीमली, आई एम इम्प्रेस्ड। चौथा डायमेंशन है वक्त, टाइम। आप टाइम में आगे जा सकते हैं, पीछे नहीं जा सकते, अलग बात है। अब जा ही रहे हैं, टाइम जा रहा है ना आगे, टाइम ट्रैवल कर रहे हैं ना अपन, है ना, आगे जा सकते, पीछे नहीं जा सकते अपन। ओके, तो टाइम ट्रैवल जो है वो भी एक किस्म का, जैसा कि मान लो कि मैं कुछ भी चीज को अगर देखता हूं, किसी भी चीज को देखता हूं, माइंड में मैं अपना डायरेक्शन बना लेता हूं। बोले कैसा? आड़ा, खड़ा, आगे पीछे, ये अपनी गौरन लैंग्वेज में बोलते हैं ना अपन, थोड़ी अच्छा पढ़ लिखी भाषा में, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, है ना, नियर, फार, है कि नहीं? पड़ोस में बोलेंगे। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में +x, -x, +y, -y, +z, -z, है कि नहीं? अब अगर कोई चीज, कोई भी 2 एक्सिस के बीच में मूव हो रही है, जैसे मैं बोर्ड पे जो भी कुछ लिखता हूं वो 2 डायमेंशनल है। ये जो आपका क्या कहेंगे, जो स्लाइडिंग डोर है, ये अबे हाँ, ये क्या है? 1 डायमेंशनल है ना। ये सिर्फ उधर z एक्सिस पे ट्रैवल कर सकता है ना, तो इसका 1 डायमेंशनल मोशन है। ये बोर्ड पे लिख रहा 2 डायमेंशनल है, मगर मैं जब मूवमेंट कर रहा हूं वो कैसा है? 3 डायमेंशनल है, क्योंकि मैं x, y, z और नीचे भी जा सकता हो, ऊपर भी जा सकता। ऊपर मतलब ज्यादा ऊपर नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह लंबी उम्र दे मुझे जज़ाक अल्लाह। अब ऐसा है कि भाई इधर x पे भी जा सकता, y पे तो आ गया, z पे भी आ सकता, ये सब चीजें हो सकती पॉसिबल। तो ये 3 डायमेंशनल है। आजकल मूवीज आते हैं 3D, है ना। हम लोग ने जिंदगी में पहली बार मूवी देखी थी 3D मूवी, जब मैं था अराउंड, आई थिंक शायद 6 या 7 में, स्कूल वाले लेके गए थे। 3D मूवी थी छोटा चेतन। छोटा चेतन देखे तो मालूम क्या? नहीं, बहुत ऐसी डाउन मूवी थी, मगर ठीक है, वो 3D के हिसाब से था। स्कूल डेज में थे हम लोग, जब 3D कैसा होता फील्ड देखने वास्ते हम लोग जा रहे थे, चश्मा लगाया, है ना। अब थिएटर तो मैं गया था, 6-7 की बात नहीं है, 8 स्टैंडर्ड की बात है। थिएटर तो जा चुका था पहले भी मैं, कौन ना प्यार है देखने के लिए। तो तो कुछ दिनों के बाद उसके आसपास छोटा चेतन देखने के लिए स्कूल वाले ले गए। अब शक्ति कपूर स्टार्टिंग में ही क्या करता, त्रिशूल रहता, उस पर नींबू लेता, ये ऐसा करके सामने यूं दरवाजे को, बिल्कुल, तो दरवाजे पे वो क्या करता है, ऐसा त्रिशूल को ले आता। अब वो यूं 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 त्रिशूल आता सामने। वो तुमने चेयर्स देखे होंगे थिएटर के, वो सब पीछे होती एकदम रिलैक्स, तो बच्चे हम सब लोग ओ कैसा यूं, तो फील आ रहा है जैसे सामने आ रहा करिए।
अपन अभी शादी थिएटर में जाते हैं, अगर कोई गोली मारता है उसे फील आता क्या? नहीं आता, मगर वो एकदम फील आ रहा था। अब मैं बोले तो डिफेंस के लिए पागल, मतलब मेरे को बहुत ज्यादा डिफेंस में ट्रेनिंग में रह चुका, तो मुझे बहुत ज्यादा उसका है। एयरफोर्स मेरा ड्रीम था। अभी देखने गया मैं फाइटर मूवी, आपने सुना होगा ना, एयरफोर्स रिलेटेड। भाई मैं तो ऐसा लगा कि मैं वापस अपने टीनेज में चला गया, क्योंकि एक वक्त था ऐसा कि मैं बहुत ज्यादा पैशनेट था उस चीज को लेकर। मैंने बहुत कोशिश किया था वहां जाने की। मैं उसमें ट्रेनिंग भी ले चुका था वहां उस चीज को ये, मगर समहाउ किसी कारण की वजह से नहीं हो पाया। तो मुझे बहुत अच्छा फील आया, एकदम रियलिस्टिक फील आया। ऐसा लग रहा है या वो प्लेन मेरे सामने खड़ा है, वो जिंदगी में जो मैं देखना चाहता था, कि मतलब जिसको फील करना चाहता था, रियलिस्टिक फील आ रहा है मुझे। मुझे बड़ा इंजॉयमेंट हुआ। तो वो 3D था पूरा का, मगर इन रियलिटी हम जो है 4D में है। हम एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे आगे पीछे जा सकते हैं। एंड साइंटिफिकली हम लोग टाइम में भी आगे जा सकते हैं। टाइम में आगे जा सकते हैं, पीछे नहीं जा सकते, है ना। अगर मैंने रॉकेट में बैठा, स्पेस क्राफ्ट में बैठा हूं, रॉकेट में बैठा हूं, मुझे जहां से लॉन्च होता है ना, वो रॉकेट जा रहा है, 20 साल के बाद सफर करके वापस आ रहा है। मैं जब यहां निकला था मेरी उम्र 20 साल थी, ऐसा इमेजिन कर लो, मेरी नहीं है बट इमेजिन कर लो 20 साल उम्र थी मैं जब यहां से लॉन्च हुआ था। और फिर उसके बाद मैं पूरा स्पेस का ट्रैवल करके आया। मैं लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था। 20 साल के बाद मैं वापस आया। मैं बोलूंगा अपने स्टूडेंट से जाके मिलूंगा, उनको बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। मान लो आपसे मिलने आया, है ना, तो भाई पता चला आपको मर के तो कई साल बीत चुके, आपके कई सारे नाती पोते, उसके आगे के नाती पोते भी आ गए। मतलब मैं निकल आ रहा हूँ 100 200 1000 साल के आसपास के बाद। तो हुआ क्या, मेरी उम्र से 20 साल बड़ी, है ना, मगर आप लोगों की तो हजारों साल तक वहां यहाँ पर बीत चुका हुआ। तो ये टाइम ट्रेवल थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है। शायद आपको मालूम ना, इसमें जबरदस्त मूवीज बनी हुई है। अगर आप एंथुजियास्ट है फिजिक्स के, साइंस के, एस्ट्रोनॉमी के, तो एक बेहतरीन मूवी सजेस्ट करूं, देखना चाहिए आपको। बहुत बेहतरीन मूवी है इंटरस्टेलर। सुना आपने? बेहतरीन मूवी इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर इतनी प्यारी मूवी है, शुरुआत में समझ में नहीं आएगी, इतना बढ़िया, किसी दिन उसकी स्टोरी भी समझा दूंगा, मगर जबरदस्त मूवी है यार। मतलब उसको देख के फिजिक्स से प्यार हो जाता है। अरे क्या चीज है फिजिक्स, हम तो कुछ और ही समझते थे फिजिक्स को। जबरदस्त मूवी है। तो खैर ठीक है, 3 डायमेंशनल चीजें होती है, हम लोग जो लाइफ है 4 डायमेंशन में, बट हम जो बात कर रहे हैं, हम मैं तो अभी शुरुआत में बेसिक सी चीजें ले रहा हूं एकदम। रेक्टेंगल, है ना, रेक्टेंगल के बारे में सब मैं जानता हूं भैया, कि ये इसका अगर लेंथ है, ये इसका ब्रेथ है, तो मैं पूछूंगा व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अरे सर क्या पांचड़ बच्चों जैसा सवाल पूछ रहे हैं। ऑफ कोर्स आई नीड टू बी ओके, ठीक है। व्हाट विल बी द पैरामीटर ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। ओके चलो ठीक है, मान लिया आप होशियार। अब मुझे बताओ स्क्वायर, दिस इज द साइड एल, ऑफ कोर्स दिस विल बी आल्सो साइड एल। तो स्क्वायर का अगर मैं तुमसे पूछूंगा एरिया, तो क्या रहेगा? एल स्क्वायर। पैरामीटर 4L। वैसे एरिया होता क्या है? एरिया क्या होता है, बोलो? एरिया क्या होता है? मेरे को सादी भाषा में बोलो, मेरे को साइंस समझ में नहीं आती। मान लो, इमेजिन कर लो मैं एक अनपढ़ गवार, ऐसा इमेजिन करो, मैं हूं नहीं सच में। हाँ? अच्छा आप सर ऐसे हो क्या? मैंने ऐसा नहीं हूं भाई, इमेजिन कर लो। मुझे बताओ एरिया क्या है? बताओ एरिया क्या है? एरिया क्या? जहां बेटा बोलिए। मैं गवार हूं, मैं गांव का एक किसान हूं, मेरे को कुछ नहीं समझ में आता। बिल्कुल सही बोले, मगर थोड़ा और गौरान भाषा में बोलो उसको। सही बोले। अरे जगह कितनी घेरेगा, जगह कितनी घेरेगा उसको हम लोग बोलते हैं एरिया। ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म जगह कितनी घेरेगा, है कि नहीं? एरिया 2 डायमेंशनली है, मगर अगर मैं 3 डायमेंशनली बोलूं तो वॉल्यूम, है ना। सिर्फ ऐसे ही देख रहा, लंबाई चौड़ाई में कितनी जगह घेरेगा, एरिया। तो ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। वैसे ही सर्कल। तो अगर मैं बोलूं ठीक है, सर्कल का एरिया, अगर मेरे पास, अरे वो तो आना ही चाहिए बेटा, नहीं तो जूते खाओगे। पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं? फिर ठीक है, आपका सरकमफरेंस, वेरी गुड, 2 पाई आर।
एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, बोलो, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, आर्क का कितना एंगल बन रहा है? आर्क मालूम है ना, ये आर्क 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 आर्क, सेंटर के साथ कितना एंगल बनाएंगी? थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, बस करेक्ट, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अरे भूल गए, अभी थोड़े दिन पहले तो तुमको ट्रिग्नोमेट्री में तो बताया था, सर्कल चैप्टर 10 स्टैंडर्ड, 10वीं में तुमने सर्कल चैप्टर पढ़े होंगे, 10वीं में ना। तो वहां पर था ये फॉर्मूला कि अगर मेरे पास ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, और ये इसका रेडियस है, ये आर्क लेंथ है, ये एंगल है, ये रेडियस है, तो भैया थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अरे भर भर के यूज होता है ये तो कंसेप्ट, तो याद रखो, बहुत आसान है ये, ठीक है। आया समझ में आपको ये? ठीक है, समझना क्या है सर इसमें? ट्राइंगल, जैसे कि अगर मैं ट्राइंगल की बात करता हूं, ये ट्राइंगल है मेरे पास सादा सा, ए बी सी करके इसकी हाइट है, तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई, एक साइड ए है, दूसरा साइड बी है, तीसरा साइड सी है, और मुझे पता लगाना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ए इज इक्वल टू, बेसिक सा भाई बताओ क्या रहेगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बहुत आसान है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, है ना। यानी ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी इंटू एच, यहां पर बेस सी हुआ ना, अगर ये देखा जाए तो बेस क्या हुआ, सी हुआ, हाइट क्या हुआ, एच। ठीक है, चलो भाई मान लिया, मगर मुझे आपके ट्राइंगल के बारे में और भी कुछ बातें जानना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल आ गया, अगर तो अगर मेरे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल आता है, इसके दो साइड्स ए है, बॉटम बेस आपका बी है, और मैं आपसे पूछूं कि भाई जरा मुझे बताएंगे आप हाइट एच की वैल्यू क्या आएगी? बोलो क्या आएगी एच की वैल्यू, कौन बताता है? कौन गेट इट? एच कैसे निकालूंगा मैं? आपको नॉलेज है, बस अपने न्यूरॉन्स को उस तरफ पुश नहीं कर रहे आप। क्या बोलता हमेशा मैं, थिंक बियॉन्ड द बाउंड्रीज। बोलो बोलो बोलो, एच निकालना कैसे निकालेंगे? ए बी मतलब उसे ए और बी के फॉर्म में निकालना है, कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, 1 मिनट में किसी ने जवाब दे दिया तो उसको इनाम, मगर उधार। वही फॉर्मूला नहीं, ले पांचट, ये कितना है? क्या b/2 है? अरे पूरा अगर b है तो ये कितना होगा, a, और ये b/2। अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, एक नाम सुना होगा तुमने, क्या नाम है वो? क्या नाम है वो? पाइथागोरस थ्योरम। क्या मैं बोला ना, तुमको मालूम है, तुमको पुश नहीं कर रहे। फिजिक्स यही है भाई, तुमको मालूम होगा, थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा बस, समझा ना। h² a² प्लस b² अपॉन 4, ले लो स्क्वायर रूट, आया समझ? ये h निकालूंगा मैं। और भैया दूसरा वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना यूज होता है, ये बहुत यूज होता है। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ए या एल कर देता हूं साइड को, एल एल एल, ठीक है। मुझे पता लगाना है कि एच की वैल्यू क्या होगी। देखते हैं ये कौन पकड़ बताते हैं, सॉरी फिर से बोलिए आप, स्लांट हाइट, हाँ चलेगा, बताओ इसका आंसर क्या रहेगा? 2 तरीके हैं इसको निकालने के, एक तो पाइथागोरस थ्योरम, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री।
दोनों में से कोई और? मेरा फेवरेट ट्रिग्नोमेट्री है। कम ऑन फास्ट, सबको 1 मिनट दिया मुझे, निकाल के बताओ। चलेगा, गलत तो गलत, टेंशन नहीं, कोशिश सब करेंगे। कितना आया? नहीं बेटा, गड़बड़ किया आपने कुछ ना कुछ। चलो मैं दोनों तरीके से सॉल्व करके बताता हूं। ये पहले पाइथागोरस, ठीक है, ये L/2 हो गया, ये L होगा और ये H होगा। तो H² प्लस L²/4 इज इक्वल्स टू L²। ये समझ में आया ना? क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये इसके दो एडजेसेंट साइड है और ये हाइपोटेनियस है। तो H² प्लस L/2 का स्क्वायर जो कि L²/4 इज इक्वल्स टू हाउ मच? L²। ठीक है, तो H² इज इक्वल्स टू हाउ मच? L² माइनस L²/4। अच्छा ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये हो जाएगा 3L²/4। समझा ना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना, 4L² हो जाएगा, फिर बाद में माइनस L² करूंगा। आई नो वेरी वेल, तुमको टेंशन लेने वाली, मुझे मालूम है कई लोगों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ठीक से नहीं आता। मैं सबको नहीं बोल रहा, कई लोगों को, टेंशन नहीं, मगर देख देख के आ जाएगा। L² माइनस L²/4, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए, 4L² माइनस L² 3L²/4। अब ले लो स्क्वायर रूट, √3L/2 है ना, √3L/2। अब मेरा फेवरेट, ये कौन सा ट्राइंगल है भाई? अच्छा ट्राइंगल है, मतलब कौन सा है? इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल में पूरा बात करो ना, हर एंगल कितने का होता है? 60 डिग्री। तो ये 60, ये इसके बीचों बीच में से जा रहा, तो ये 30, और ये यहां पर परपेंडिकुलर बनाया अपन ने तो 90 है ना। ये कौन सा ट्राइंगल बना? 30, 60, 90। अच्छा, ये H जो है वो किसके सामने का है? 60 का, और 30 के बाजू का। तो तुम एक साइन थीटा वाला फॉर्मूला भी लगा सकते या कॉस थीटा। चलो मैं साइन लगाता, आसान है। तो साइन 60 ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, H इज इक्वल टू L साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू याद होना चाहिए, √3/2। तो √3L/2 हो गया काम। आया समझ में, है कि नहीं? और अब मैं बोलता हूं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग अक्सर कई सारे चैप्टर्स पढ़ते हैं जिसमें यहां पर मासेस होते हैं, चार्जेस होते हैं, या है ना कुछ एक मैग्नेट रखा रहता है, और आपसे पूछता है कि यहां पर पता लगाओ कि यहां पर उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ये पता लगाओ। तो इसके लिए मुझे क्या मालूम होना चाहिए? इसके लिए मुझे मालूम होना चाहिए ये, मतलब कॉर्नर से ये जो सेंटर का जो डिस्टेंस है, कॉर्नर से सेंटर का जो डिस्टेंस है वो कितना आएगा, वो पता लगाना है मुझे। मतलब डिस्टेंस ऑफ कॉर्नर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। फिर से बोल रहा हूं मैं, क्या? डिस्टेंस ऑफ व्हाट? बोलो बोलो बोलो, क्या? डिस्टेंस ऑफ व्हाट? कॉर्नर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल फ्रॉम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, है ना। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। एक छोटी सी बात याद रखो, कॉर्नर का डिस्टेंस सेंटर से पूरी हाइट का 2/3 होता है। 2/3, 2/3 हिस्सा, है ना। कॉर्नर से, कहां से? कॉर्नर से सेंटर तक का डिस्टेंस कितना होता है? पूरी हाइट का 2/3। फिर से बोलता हूं मैं, ध्यान रखो, 2/3 मतलब 2/3। तो कॉर्नर से सेंटर तक का डिस्टेंस, मैं जिसको आरसी से बोलूंगा, आरसी मतलब सी फॉर कॉर्नर, डिस्टेंस ऑफ कॉर्नर फ्रॉम द सेंटर, वो हमेशा कितना होता है? 2/3 ऑफ कंप्लीट हाइट। मतलब जिसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2/3 ऑफ H, है ना। फिर उसके बाद 2/3 H कितना है बेटा? √3L/2। H कितना है? √3L/2। 2 कटा, क्या बचा? √3L/2।
3 बचा है कि? अब बताओ आगे क्या बचा, बताओ बताओ बताओ, मैं बताया आप लोगों को? ना 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 ना, समथिंग एल्स। बोलो बोलो बोलो, क्या लिख सकता आगे में? कुछ काट के और छोटा नंबर कर सकता, और बोलो, सोचो क्या लिख सकता मैं इसको? अरे बिंदास बोलने का, टेंशन नहीं लेने का अपनी क्लास में। गलती बोलोगे ना ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा? बोलो। नहीं 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 नहीं, गुड ट्राई बट नॉट दैट। हाँ फिर आगे, हाँ फिर कट गया, आगे बचा क्या फिर? एल कहां से बजना है? एल कहां गया? सही जा रहे थे तुम, बस थोड़ा अगर लिख लेते ना तो हो गया था तुम्हारा। ये बचेगा L/√3। तुम एल भूल गए बोलना, वही, अरे वही थोड़ी कम चलता, तो माइनस साइन भूल गए तो पूरा आंसर बदल जाता। L/√3। अरे ये कैसे आया, आप लोग सोच रहे होंगे कहीं। देखो √3/3 है ना ये, क्या मैं 3 को ऐसा लिख सकता? 3 को कटा कटा, बचा बचा 1/√3, और एल तो पहले से बैठा हुआ वहां पे, ऐसा। तो ये तो होगा डिस्टेंस ऑफ कॉर्नर। ये, उसके अलावा मुझे एक और डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, वो है डिस्टेंस ऑफ एज। एज मतलब किनारा, डिस्टेंस ऑफ एज ऑफ ट्राइंगल, डिस्टेंस ऑफ एज ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, डिस्टेंस ऑफ एज ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, ये भी जरूरत पड़ती है। अब कौन बता सकता मुझे उसका जवाब, डिस्टेंस ऑफ एज? दिमाग लगाना है बस आपको, दिमाग लगाओ, दिमाग, सर्चिंग माइंड ब्रेन, लोडिंग 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 लोडिंग, नॉट फाउंड नॉट फाउंड नॉट फाउंड। अब बोलो क्या? दिमाग लगाओ बस, छोटा सा कॉमन सेंस बोलते हैं। चलो, मेरे जवाब में उसका आंसर रहेगा, पिछले जवाब में इसका आंसर रहेगा, पिछले जवाब में अगले वाले का आंसर रहेगा। बोले तो कैसा? मैंने कहा कि कॉर्नर से सेंटर तक का डिस्टेंस पूरी हाइट का 2/3 है। कॉर्नर से पूरे सेंटर तक का डिस्टेंस पूरी हाइट का 2/3 है। मुझे आप बताइए कि इस एज का डिस्टेंस सेंटर से कितना होगा? 1/3। वही तो बोल रहा ना, अरे अगर वही तो बोला कॉमन सेंस, कि अगर ये डिस्टेंस 2/3 है तो ये बचा हुआ कितना होगा फिर? 1/3। मैं बोलूंगा ये क्या हुआ फिर? 1/3 ऑफ टोटल हाइट, 1/3 ऑफ टोटल हाइट। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1/3 ऑफ टोटल हाइट कितना है? √3L/2। चलिए देखते हैं कौन सही दिमाग लगाएगा, बताएगा इसका आंसर क्या आएगा। कमान 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 कमान। परफेक्ट। L/2√3। अरे √3/3 क्या हो जाएगा? 1/√3। एक सिंपल सी बात याद रखो, देखो x/√x, x/√x इज इक्वल टू √x, और √x/x इज इक्वल टू 1/√x। ये सिंपल सी बात याद रखो। जहां अगर दो सेम नंबर, एक ऊपर रूट नीचे, या ऊपर या नीचे, एक बिना रूट के एक रूट के, तो जहां बिना रूट है वहां रूट आ जाएगा। x/√x इक्वल टू √x, √x/x नीचे आ गया √x। ये याद रखो। आ गया समझ में? ये बहुत जरूरी है। देखो मुझे 101% यकीन है, जब तक मैं इस चैप्टर तक पहुंचूंगा ना इसके, तुम भूल जाएंगे। मुझे यकीन है, शक नहीं है, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि होता है हर साल। मगर इतना है कि जब ये 2-3 बार मैं तुमको बताऊंगा, ये चीज 2-3 बार और तुम्हारे सामने आएगा, 4-5 बार और सामने आएगा, तो उसके बाद तुम्हारे दिमाग में ये कॉन्क्रीट हो जाएगा, है ना। तो वो पहले से अटेंड करने का फायदा क्या है? अभी जैसे मैं बोला कि जो मेजोरिटी बच्चे जून में आते, उनके लिए ये पहली बार रहेगा जब आएगा, और तुम्हारे लिए शायद दूसरी तीसरी बार रहेगा, है कि नहीं? तो इसी वजह से यहां पर आप लोग के लिए इंपैक्ट सही रहेगा इसका। ठीक है, ये लिख लो पूरा।
फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला शेप है इलिप्स, सर्कल का दूसरा भाई इलिप्स। अगर सर्कल को मैं ऐसे पचका दूं कुछ इस तरह से, अगर बहुत ज्यादा ही पचक गया यार, ठीक है इतना भी ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलिप्स। ये होती है लंबी लाइन जिसको ए से डिनोट करूंगा मैं, या फिर अभी नहीं बोलता हूं, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा इसको, मेजर एक्सिस। ये कहलाता है, बोलो क्या, माइनर एक्सिस। ये इसका सेंटर, और इसमें दो आते हैं पॉइंट्स जिसको कहलाता है फोकस, है ना, फोकस। F1 एंड F2 क्या है बेटा आपके, फोकस। हाँ प्लूरल में फोकाई बोलते हैं, सिंगुलर में फोकस। एक को बोलूंगा तो फोकस, दोनों को बोलूंगा तो फोकसस नहीं बोल सकते, फोकाई, फोसाए, फोकाई, अपना अपना है। अपन लोग कुछ भी बोल सकते हैं, इंडियंस लोग कुछ भी बोल देते हैं, उसको टेंशन नहीं है ना। तो फोकाई बोलो, फोसाए बोलो, जो बोलना है बोलो प्लूरल में, ठीक है। क्या होता है ये देखो, तुम लोग आजकल क्या है, यूट्यूब के लोग, जमाने के लोग हैं, तुमको मालूम ही होगा कि यहाँ पर एक कीला लगाओ, उसके साथ धागा लगाओ, और उस धागे को ऐसा ट्रेस करो तो एक इलिप्स बन जाएगा। तो ये फोकस कहलाता है आपका। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर मैं मान लूं कि इसको मैं कंप्लीट करके एक सर्कल बनाऊं, या फिर ठीक है इसको कंप्लीट करके एक सर्कल बनाऊं, तो उसका सेंटर इस जैसा लगता है कि ये सेंटर होने वाला है करके, उसको फोकस बोलते हैं। ठीक है ओके। काम का क्या है हमारे, तो हमारे काम का है सबसे पहले एरिया, और उसका फॉर्मूला है पाई ए बी। सबसे पहले क्या है एरिया, और वो है पाई ए बी। अच्छा ए क्या है यहाँ पे, वेयर ए इज सेमी मेजर एक्सिस, सेमी है पूरा नहीं, मेजर एक्सिस। बी क्या है बेटा आपका, सेमी माइनर एक्सिस। ये याद रखना, पूरा नहीं है वो, मतलब यहां से लेकर यहां तक ए कहलाएगा, यहां से लेकर यहां तक बी कहलाएगा। और काम की बात, सी, सी, if C is the distance of focus from the center of earth, if C is the distance of focus from center of earth, then its eccentricity, then its की बजाय बोल देता हूं मैं, eccentricity of ellipse can be given as, सर क्या क्या लिख रहे, क्या क्या बोल रहे, देखो तो सही, E is equals to C by A। एक और चीज लिख देता हूं, फॉर सर्कल E equals to 0। कुछ पल्ले पड़ा क्या काम ये तो समझ में आ गया होगा। ये तुम्हारा एलिप्स है, ये जो लंबी लाइन इसको काटती है ऐसा, उसको मेजर एक्सिस बोलते हैं। छोटी लाइन जो ऐसा काटती है इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। उसके आधे हिस्से को क्या बोलेंगे, सेमी मेजर एक्सिस, इसके सेमी माइनर एक्सिस। अगर एरिया ऑफ इलिप्स निकालना है तो पाई ए बी। समझ में आ गया आपको, ओके। इसमें बता दिया ए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, बी क्या, सेमी माइनर एक्सिस। ये काम की चीज है। अगर तुमने मेरे पास फाउंडेशन बैच किया होता, फाउंडेशन स्कूल का नहीं, फाउंडेशन बैच जिसमें नीट जेईई की सिलेबस पढ़ा देते हम लोग, ये तुमको 9th स्टैंडर्ड में पता चल जाता था। इसेंट्रिसिटी, असल में इसेंट्रिसिटी ये बताती है कि कोई इलिप्स किस हद तक चपटा है कि नहीं। अब तुम एक बार थोड़ा सा इमेजिन करो, मैंने क्या किया, ऊपर से और दबा दिया, पचका दिया। तुमको नहीं लगता ये F1 थोड़ा और दूर चला जाएगा O से, यानी C की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर C की वैल्यू बढ़ेगी तो E की वैल्यू भी बढ़ेगी, है ना, E की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो भैया जाहिर बात है इलिप्स जितना चपटा होगा, है ना, तो E बढ़ जाएगा उसका। और अगर मैंने इसको ऐसा किया, साइड से दबा रहा हूं, धीरे धीरे साइड से दबा रहा हूं,
तो ये कम 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 होता जाएगा, एक लेवल ऐसा आएगा दबाते 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 ये चपटा पूरा ऐसा बन जाएगा सर्कल के जैसा, है ना, और उस वक्त ये और ये दोनों ओवरलैप हो जाएंगे, तो वहां पर सी की वैल्यू जीरो हो जाती है सर्कल में, और इसी वजह से इसेंट्रिसिटी जीरो हो जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपने एक लॉ पढ़ा होगा ग्रेविटेशन चैप्टर में, बहुत ही मशहूर, केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें इसेंट्रिसिटी के फॉर्म में करना पड़ता है, और वो अभी से मालूम हो गया तो अच्छी बात। आई बात समझ में आपको? तो ये है आपका इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। लेट्स गो फॉर द अनदर वन, फॉर अनदर वन। एक दो ही बचे हैं, ज्यादा नहीं है। ओके, अगला क्या है भाई? अगला सीन कौन सा है? पैरेललोग्राम। ये कुछ काम का नहीं है, ट्रेपेजियम काम का है, बहुत काम का है, इतना काम का है कि तुम आगे जाके तुमको पता चलेगा। ट्रेपेजियम, कभी इसका ऐसा शेप होता है, कभी इसका ऐसा शेप होता है, ये ट्रेपेजियम कहलाता है ना। ए और बी क्या है? पैरेलल साइड्स। ए और बी क्या बेटा? पैरेलल साइड्स। एच क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। तो इसका एरिया क्या आता है? हाफ ऑफ ए प्लस बी इंटू एच। इसका एरिया का फॉर्मूला ये है, हाफ ऑफ ए प्लस बी इंटू एच। ये बहुत यूज में आएगा और बहुत जल्द यूज में आएगा। जब आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ोगे आपको पता चलेगा कुछ वैल्यूज, मान लो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है तुमको, काय का ग्राफ? वेलोसिटी और टाइम का। तुमसे बोलेगा डिस्प्लेसमेंट का टाइम ग्राफ कैसा रहेगा, जरा बताओ तो सॉरी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या रहेगा ये बताओ तो तुमको पता चलेगा कि उसका एरिया अंडर द कर्व लेना पड़ता है। कर्व जैसा भी बना होगा उसके नीचे का एरिया लेना पड़ता है। तो बोलेंगे एरिया कभी कभी वो ट्रायंगल शेप का आता, तो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, कभी कभी वो रेक्टेंगल शेप का आता, लेंथ इनटू ब्रेथ, मगर ज्यादातर ट्रेपेजियम शेप का आता है। हालांकि उसमें शॉर्टकट कर लेते हैं कई लोग जिनको ट्रेपेजियम का फॉर्मूला नहीं आता, इसके टुकड़े कर डालते हैं। इधर एक टुकड़ा ऐसा करो तो बोले दो ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल बन गए, इधर से एक टुकड़ा करो तो एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल बन गया। करते हैं मगर उसमें टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि अगर मैंने इसके टुकड़े किया तो मुझे 3 एरिया अलग अलग निकालने पड़ेंगे, है ना। और अगर मैंने एक साथ ही निकाल लिया, एक ही एरिया एक साथ निकल जाएगा, मेरा 20 से 30 सेकंड का टाइम यहाँ बढ़ जाएगा, बच जाएगा। सर 20 से 30 सेकंड इतने के लिए? अरे यही जोड़ जोड़ के नीट बनता है, वो आगे पता चलेगा 20-30 सेकंड तुम्हारे लिए कितने इंपॉर्टेंट। आया समझ में आपको? ट्रेपेजियम, ओके। रोम्बस, रोम्बस क्या होता है भैया? बोलो बोलो, सही जा रही, किसने कुछ बोला? वो नहीं नहीं, अच्छा रोम्बस शेप कहाँ देखे हो तुमने? पतंग में देखे? और मैंने बोला मेरे दिल की बात बोल दिया किसी ने। सही बोलो, बोलो बोलो, मुस्कुरा रहे हो मतलब तुमको पहुंच गए हो वहां तक। आप ही बोलो बेटा, आपका नाम? उमेर, उबैद, उबैद। रोम्बस शेप कहाँ देखे है? याद रखो, बड़ी प्यारी चीज है। काजू कतली क्या तुम भी। अब मेरे को भूख लग रही, जल्दी निपटाना पड़ेगा भाई। तो रोम्बस का हाफ ऑफ, अबे एरिया तो पूछा ना, हाफ ऑफ d1 इंटू d2 डायगोनस। ठीक है। अच्छा क्यूब, क्यूब किसको बोलते हैं? क्यूब क्यूब क्यूब,
एक चौकुट डब्बा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम है, सब सेम है यहाँ पे। तो इसका अगर मैं सरफेस एरिया, मुझे लेना पड़ता है सरफेस एरिया, अगर एरिया बोलूंगा ना तो मेरा मन सवाल आएगा कौन से साइड का एरिया। जब मैं सिर्फ एरिया बोलूँ, कौन सा एरिया, ये वाले साइड का, ये वाले साइड का, ये वाले साइड का, ये वाले साइड का, कि ये वाले साइड का, कि ये पीछे वाले साइड का एरिया, ऐसा, या जिस जगह रखा हो तो ए स्क्वायर होगा बस। मैं बोलूंगा सरफेस एरिया यानी पूरे सरफेस का एरिया, तो कितना होता है बेटा वो 6a²। अच्छा वॉल्यूम कितना होगा इसका वॉल्यूम, L3, अरे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है ना, बोले आपका L3 होता है। और क्या बचा इसके अंदर, बस पैरामीटर तो कुछ काम का नहीं है उसमें, इनफ है, ठीक है, इतना ही काफी है, ठीक है। फिर उसके बाद 9th पैरालेलो, नहीं रे, पाइप्ड, अरे तो भाई ये नहीं मालूम तुमको, पैरालेलो पाइप्ड। जूते का डब्बा, अपने जूते का डब्बा, जूते लाते ना अपन, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होगी, जैसे कि ये लेंथ है, ये विड्थ है, ये हाइट है। इसका एरिया 2 टाइम्स ऑफ L इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू इंटू एच प्लस L इंटू एच। पूछता तो नहीं है बट ठीक है, देख लो फिर। और वॉल्यूम L इंटू डब्ल्यू इंटू एच। स्फीयर, बोलो, ये तो बहुत गड़बड़ करते हैं लोग, स्फीयर में बहुत गड़बड़ करते हैं। सरफेस एरिया क्या है ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया 4πr²। और वॉल्यूम 9। हाँ, कई लोग इसको सरफेस एरिया बोल देते, इसको वॉल्यूम बोल देते, अक्सर गड़बड़ करते हैं ये लोग, तो याद रखो ये। अब क्या बचा अपना, ये भी हो गया, सिलेंडर बच गया, सिलेंडर और कौन, इधर का हो गया ना, ये हो गया, लिख लिए, है ना, पक्का लिखे ना, लिखे कि नहीं लिखे पक्का, मेरे को मालूम नहीं, इसमें से लिख लेना, टाइम नहीं है, मैं रुक नहीं सकता। नोट्स बनाओ बेटा, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। सिलेंडर, कौन सा नंबर आएगा, 11th। ठीक है, सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर, बोलो, 2πrh। वॉल्यूम πr²h। एंड द लास्ट वन कोन, कोन का मुझे नहीं, एरिया क्या होगा, आप तो वॉल्यूम बता रहे हैं मुझको, πr²h, एरिया क्या होगा, एरिया, सरफेस एरिया वो रहेगा πr प्लस h² + r²। और हमारे पास वॉल्यूम जो है πr²h/3 और 1/3। और सरफेस एरिया ऑफ कर्वेचर ऑफ कोन,
ऑफ कर्वेचर ऑफ कोन पाई आर स्क्वायर एल, ये एल रहता साइन, सरफेस एरिया ऑफ कर्वेचर ऑफ कोन। ठीक है, दिस इज इट। ये सारे फॉर्मूले आ गए जिसमें से हमारे लिए काफी फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बता देता हूं क्या क्या। टू डायमेंशन तो सभी लोग जानते हैं, एरिया। इक्विलैटरल ट्रायंगल के मैंने जो बताया उसका हाइट, अल्टीट्यूड। दूसरा आपके कॉर्नर का डिस्टेंस सेंटर से, एज का डिस्टेंस सेंटर से इंपॉर्टेंट है। फिर ट्रेपेजियम का एरिया इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद क्यूब के सारे सरफेस एरिया के फॉर्मूले, इसके फॉर्मूले, स्फीयर के सारे सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले, सिलेंडर के सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले, कोन का, ओके याद रख लो ऐसा बस। तो दिस इज इट, यहाँ मैथमेटिकल बेसिक्स कंप्लीट हुआ। कल से मैं सिलेबस का पार्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, है ना। तो बी रेगुलर, बिल्कुल मिस मत करो, नहीं तो गड़बड़ करोगे। गर्ल्स स्पेशली बहुत आना जाना चल रहा है, गर्ल्स रेगुलर रहो।